हाय दोस्तों, नमस्कार। यो व्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए देश दुनिया की जानकारी और उन पर किया गया करेंगे हम विश्लेषण, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके आसपास में जो घटित हो रहा है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का रेजिग्नेशन, जो कि आया रातों रात, एकदम से एक बम की तरह, जो किसी को पता ही नहीं चला। अचानक से वो अच्छा खासा पूरा सेशन ले रहे थे और एकदम से आया कि साहब रिजाइन। ऐसा क्या हुआ उन कुछ पलों में कि एकदम से रेजिग्नेशन आ गया। आइए जानते हैं संतोष के साथ, जो हमारे साथ हैं आज एज अ गेस्ट, और हमसे चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बम की तरह गिरा ये। कहीं पे कोई सुगबुगाहट नहीं थी इस बात की, कहीं पे किसी लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक ठाक सेशन लिया उन्होंने दिन में, हेल्थ कारणों से, अपने स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने कहा है कि हम अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएंगे, हमें क्षमा करें। तो ये बड़ा ही इसके अंदर रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा यहाँ पे जी। क्योंकि राजनीति के अंदर जब भी स्वास्थ्य की बात की जाती है जी। तो वो पर्टिकुलर उस बंदे के स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, वो पूरे पार्लियामेंट के स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वास्थ्य की बात वहां पे हो जाती है। तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, और जहां धुआं है वहीं आग है। तो इसलिए जिस तरीके से विपक्ष ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया है, यदि स्वास्थ्य के लिए ही ये डिसीजन लिया गया था, तो जब मार्च में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, जून में वो एक इवेंट के दौरान फेंट भी हो गए थे, करेक्ट, और जुलाई में बकायदा 9 बजे तक उन्होंने सेशन लिया है और 9:25 पे रेजिग्नेशन आया है। तो क्या घर पहुंच के मिसेस धड़कन से डांट लगी है क्या कि ये रात को 9 बजे तक आना नहीं चलेगा, टाइम से जाओ, टाइम से आओ? अरे वही इसमें जो रीड बिटवीन द लाइंस, यही इन्हीं को देखना, इन्हीं बारीकियों को पकड़ने की जरूरत है कि उस आधे घंटे के बीच में क्या हुआ, या फिर उस पूरे दिन अगर हम कहें, घटनाक्रम की बात करें तो पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ साहब को रिजाइन करना पड़ा। देखिए, इसके पीछे अगर हम थोड़े से पीछे की तरफ जाएं और देखें कि क्या क्या चर्चाएं हुई थी और क्या क्या है ना, सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस जो हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से अगर हम इसको देखें तो कुछ चीज़ें समझ में आती है। वो ये है कि धनखड़ साहब न्यायपालिका और जो न्यायिक व्यवस्था है भारत की, उसके ऊपर काफ़ी मुखर थे, सवाल उठा रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। क्योंकि जिस तरीके से न्यायपालिका का आचरण रहा, जिस तरीके से न्यायपालिका बिहेव करती है भारत के अंदर, सवाल उठने चाहिए थे। खासकर उस पे आइसिंग ऑन द केक था जस्टिस वर्मा के घर में जो वो कैश पकड़ाया था, उसके ऊपर भी धनखड़ साहब काफी मुखर होकर बोले थे और उन्होंने कह भी दिया था कि भाई ये तो एक एटम बम की तरह है, तो ये इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगेन इसके पीछे थोड़े से एक और हम पन्ना पलटते हैं उस किताब की, तो दिखने को मिलता है कि गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो भी इम्पीचमेंट का प्लान कर रही थी जस्टिस वर्मा के ऊपर, और इसके ऊपर एफआईआर किस तरीके से की जाए, इसको एक मुद्दा बना के जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है उसको शायद गवर्नमेंट का प्लान था इसको करने का, या कर भी रही है टू सम एक्सटेंट। धनखड़ साहब ने उसमें शॉट जल्दी मार दिया, या टाइमिंग गलत हो गई कि बाउंड्री पे कैच आउट हो गए, समय पर घी डाल दिया, या गलत समय पे घी डाल दिया कि अचानक से हवन करने बैठे थे और घर में ही आग लग गई। तो वो समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे। दूसरा, अगर हम कहते हैं, यदि आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो शायद काफी अच्छे संबंधों से लेके, और जो यदि कुछ आप देखेंगे, चाहे वो नड्डा साहब के साथ सेशन में हुआ, या उससे पहले वर्मा जी का नोशन, तो ऐसे कुछ क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मतभेद थोड़े से उभर के आ रहे थे सेंटर की तरफ, स्पेशली धनखड़ जी। बिल्कुल, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे उस दिन के खास कार्यक्रमों की बात करें तो नड्डा साहब ने जिस तरीके से नथिंग विल गो इन राइटिंग, या फिर कोई इसके अंदर वो नहीं जाएंगी चीजें, ये अधिकार जो है वो चेयरपर्सन का होता है। आप किसी राज्यसभा मेंबर को इसको नहीं बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं नड्डा साहब ने लाइन जंप की वहाँ पे, जो शायद इनको नहीं पसंद आई। बट ऐसा मुझे लगता है कि अचानक से हुआ होगा, भाई इसी कारण से मैं तो रिजाइन कर दूंगा, नहीं आप तो मेरे जुडिशल में आ गया, आपने मेरे अधिकार क्षेत्र में हनन कर दिया, मैं अब रिजाइन। ये बच्चों का खेल तो हो नहीं रहा था यहाँ पे, इसलिए इतने मैच्योर लोग हैं। ये कारण
शायद नहीं हुआ। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण जो काफी लोग जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इस जो धनखड़ साहब थे वो प्रो मोदी और प्रो एनडीए के पक्ष में हमेशा रहे, इनकी बातों को रखा है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें देखने को मिला कि गाहे बगाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को भी क्वेश्चन करते रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जो एक इवेंट था जिसमें हमारे कृषि मंत्री पाटिल हमारे चौहान साहब थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, मामा जी वहाँ पे बैठे थे और उनको सामने बैठ करके उनको उन्होंने अगर मैं कहूँ कि लतारा तो कम होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई पिछले साल भी किसान आंदोलन कर रहे थे, इस साल भी किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपके होने का क्या मतलब हुआ, फिर आप कृषि मंत्री बने, क्या फर्क पड़ गया देश में। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो आंखों में आंख डाल के क्वेश्चन कर रहे हैं किसी मंत्री को, जो कि उनका काम है। हाँ, जो उस चेयर पर बैठे उनका काम। बिल्कुल। लेकिन क्या अगर हम दूसरी तरफ से, टेबल की दूसरी तरफ से देखें नहीं, तो क्या सरकार को वो पसंद आया? नहीं। क्या सरकार को पसंद नहीं आया? तो ये चीजें देखने की बहुत जरूरत है एक राजनीति के अंदर, खासकर जब भी एक पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे होता है, जहाँ पे अगेन खास बात ये भी है कि जहाँ पे आपकी सरकार मिली जुली सरकार हो, अब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपके जो सहयोगी दल है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्या कुछ लोग इस मत में हैं कि जुडिशरी को क्वेश्चन किया जाए? क्या कुछ लोग इस मत में हैं कि आप जिस तरीके से मुखर होकर अपने मंत्रियों को डांट रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक है? क्या आप अपोजिशन को बहुत ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों को करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक खास बात, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो ये भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि धनखड़ साहब की नज़दीकी अपोजिशन के कुछ लोगों से बढ़ी थी पिछले 6-8 महीनों के अंदर। जयराम रमेश, खड़गे साहब। हाँ, हालांकि ये वही अपोजिशन है जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर उनकी मौकरी की थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ठीक है, पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, सारी चीजें होती रहती हैं। जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया उस दिन उनकी एक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी जिसको वो चेयर कर रहे थे, और जिसमें से काफी सारे मिनिस्टर्स उस मीटिंग में अवेलेबल नहीं आए थे। बिल्कुल। तो जब एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप किसी कमेटी को चेयर कर रहे हो और यदि जो उस लोग हैं जिन्होंने उसको में एज अ मेंबर पार्टिसिपेट करना है वो नहीं आ रहे, तो वो भी एक इंसल्ट है। तो क्या कहीं ना कहीं ये मौका चाहिए था कि इस चेयर को कहीं और फिल करना है? क्या कहीं कुछ बिहार से कुछ खुशबू आ रही है लिट्टी चोखा की? तो अगेन एक मत इसके अंदर ये भी निकल के आ रहा है कि शायद ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी की तरफ से, जहाँ पे वो, क्योंकि बिहार एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये इलेक्शंस वहाँ पे होंगे। वहाँ पे इस बार जो आरजेडी है उन्होंने फुल फ्लेज तेजस्वी को सामने रख दिया है। लालू आप इससे पहले बिहार की डिटेलिंग में जाए, मैं और थोड़ा सा बिहार के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बिहार एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक है, जहाँ के लोग सवाल नहीं करते बिल्कुल, जहाँ के लोग हर सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, या और नीची भाषा में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो उस स्टेट को लोगों को चाहिए भी नहीं कि इतना बड़ा वोट बैंक जो बिना आंख बंद किए कहीं भी हमारी तरफ घूम सकता है या वोट कर सकता है, जिसको डेवलपमेंट एकदम लास्ट चरम का चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो अपर मिडिल क्लास है वो वैसे भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते हैं, इनफैक्ट जो लेबर क्लास है वो भी नौकरी के लिए बाहर चला जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ सिर्फ वही लोग रह रहे हैं जो सिर्फ जी रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। अब बिहार के बारे में ये दुर्भाग्य की बात है कि, और मुझे हम बिहार से बिलोंग करते हैं और मुझे कहते बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ को कि जिस प्रांत ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया है, लिच्छवी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य है जहाँ पे जनता अपने शासक को चुनती थी, उस प्रांत के लोग आज की तारीख में इतने डिपेंडेंट है हर चीज़ के ऊपर कि उनको अपनी अस्मिता और अपने आत्मसम्मान की भी चिंता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे संपूर्ण क्रांति गाड़ी की क्या का इंतज़ार हो, वहाँ पे जो आपके CISF वाले हैं वो आपके ऊपर डंडा बरसा रहे हैं, आप कतार में खड़े हो, हाँ हाँ जी जी बैठ जा रहे हैं,
आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या आपको कोई आप दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको लोग गालियाँ दे रहे हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। आप डिपेंडेंट किस तरीके से हैं? क्योंकि आपके पास आप अपना कोई स्रोत नहीं है कमाने का। आपको कमाई के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, बिहार में फैक्ट्रीज की कमी है, जबकि समृद्धता हर चीज़ की तरफ से है। जी। आप समृद्ध राज्य है, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में समृद्ध राज्य है। आपको बाढ़ को एक हम कैलेमिटी कह सकते हैं, लेकिन बाढ़ वो आपको एक फर्टिलिटी भी प्रदान करता है। 3 महीने अगर 2 महीने बाढ़ से आप झेलते हैं तो बाकी के 10 महीने आप उसको इनकैश भी कर सकते हैं पानी को। और भाई आपके पास, आपको पता है हर सीजन में यदि बाढ़ आ रही है तो आप उसके लिए प्रोएक्टिवली कदम क्यों नहीं उठा सकते? बिल्कुल। तो ये सारी चीज, या सारी पोटेंशियल्स वहाँ पे है, लेकिन फिर बिहार की जनता जो है वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से कमा के उनको भेज रहे हैं, तो उनको अपनी आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं है, वो तो डिपेंडेंट है। और इसीलिए वो डिपेंडेंट आज की तारीख तक, कि हमारे पॉलिटिकल जो बाबू लोग हैं, हमारे अरे राजा भैया हैं, वो हमारे देखभाल करेंगे। हम खुद से देखभाल कर सकते हैं, ये उनको नहीं पता है, ये उनको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें। और इसी कारण से बिहार में अभी भी लोग जात के ऊपर वोट डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो कहानी होगी बिहार की। अब इसको हम लिंक करते हैं किस तरीके से जो बातें चल रही है, धनखड़ साहब ने जो रिजर्वेशन दिया है। चूंकि बिहार में जात की पॉलिटिक्स चलती है, जेडीयू के नीतीश कुमार जो हैं वो जिस कुर्मी समाज से आते हैं, उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे। जिस तरीके से लालू यादव ने तेजस्वी को फुल प्लेज फ्रंट बना दिया है, आरजेडी का लालू यादव खुद पीछे बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से फ्रंट रो पे तेजस्वी खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जितना भी उनका जो ओबीसी और SC/ST के जो वोट्स हैं वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक और इनफैक्ट एक नहीं, दो जो प्लेयर्स हैं, एक जितना मांझी हुए और एक चिराग पासवान हुए, वो भी अपनी बैटिंग फुल फ्लेज में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर है कि जो अपर कास्ट है, जो उनका बीजेपी में कोर वोटर है, उसमें से 50% बाहर रहते हैं, वो वहाँ पे जाते नहीं है वोट करने के लिए। 50% की ही वोट कैपेसिटी है वहाँ पे उनकी। तो कहीं ना कहीं उनको जेडीयू को साथ में रखना मजबूरी कह लीजिए, या एक राजनीतिक समझ कह लीजिए, वो करना पड़ेगा उनको। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की, अगर हम बीमारी या सेहत की बात करें, तो मुझे लगता है धनखड़ साहब से ज़्यादा बीमार नीतीश कुमार है। बात बात पे वो भूल जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस तरह खड़े हैं और क्या करना है उनको। तो मतलब वो हमारे इंडिया के जो बाइडेन है वो बट क्या वो एक आप कह सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड भी है कि भाई यू लेट अस एंटर बिहार एंड वी गिव यू अ पोजीशन? ये एक क्विड प्रोकोस, एक कॉम्बिनेशन सब समझ में आता है, अगर इसको हम राजनीतिक उसमें परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो, कि भाई बीजेपी चाहती है कि बिहार में फुल फेज अपना कंट्रोल ले वो, और जेडीयू के जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में लेकर आए। क्योंकि जेडीयू की जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में ले लेती है वो, और साथ में आपके सवर्ण के जितने वोट मिल जाते हैं उनको, तो उससे सबसे बड़ी पार्टी, तो वो आरजेडी को सीधे टक्कर देने की पोजीशन में रहती है। इसके लिए क्या करना होगा उनको? इसके लिए करना ही होगा भाई नीतीश कुमार को आप एक सम्मानजनक पोजीशन पे डालिए, जहाँ पे तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सीट दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें उपराष्ट्रपति बनाऊंगा। तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जिस कारण से जो बीजेपी के थिंक टैंक है उन्होंने धनखड़ साहब से कहा होगा या दबाव दिया होगा, जो भी हो, कि आप रिजिग्नेशन दीजिए क्योंकि ये पद किसी और को देना है। तो ये भी एक सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और चूंकि बिहार का इलेक्शन नजदीक है और बिहार एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो ये संभावना ज्यादा दिखती है ऐसा होने की। तो ये कुछ कारण है जिससे लगता है कि भाई धनखड़ साहब की जो कुर्बानी है उसको बीजेपी इनकैश करेगी। तो जैसा आपने तेजस्वी यादव के बात की, कहा जा रहा है कि ही इज रीब्रांडिंग आरजेडी, बिकॉज ऑफ कोर्स लालू हैज टेकन अ बैक सीट। वो अपने जो जिस बेस के या जिस तबके के वोट लेके आते हैं, जो उनके पुराने राजनीतिक सलाहकार या उस तरीके के जो एक्सपीरियंस नेता हैं, वो शायद उतना अपना तेजस्वी यादव की राजनीति से दमखम मैच नहीं करते। बट तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश की जा रही है कि जो एक सवर्ण तबके का जो वोट है, जो बीजेपी का वोटर बैंक बनता जा रहा है, उसको वापस अपनी तरफ खींचा जाए।
कितने सक्षम या कितने काबिल हो पाएंगे इस बार? देखिए बीजेपी आरजेडी के लिए अपनी समस्याएं हैं इस बार का चुनाव अगर हम बात करें तो इनफैक्ट 3 फ्रंट पे आरजेडी को मुश्किल होने वाली है। सबसे पहला फ्रंट उनके घर के अंदर है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप जिस तरीके से जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो एपिसोड्स आई है सामने, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है पूरे परिवार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और एक चरित्र के ऊपर। एक था घर का बेदी लंका है, दूसरा था कि घर का बेटा बहुला है। हाँ तो नहीं, आप बहुला है ठीक है, आप ये देखिए ना दोनों बेटे ने कौन सा आपके जो तेजस्वी हैं जिनको आप सीएम फेस बना रहे हैं वो कौन सा उन्होंने अपने यादव कुल में शादी कर ली, तो नहीं किया शादी, है ना। तो आपके बड़े बेटे ने अगर ऐसा कर लिया तो क्या समस्या हो रही है आपको? हैविंग सेड दैट, आपके बड़े बेटे की जब आपने शादी कराई थी, है ना, जिनसे कराई थी ऐश्वर्या राय से, वो कौन थी? आप उनको देखिए और फिर आपने किस, आपके अलायंस नहीं, आपके सलाहकार हैं, आपके तेजस्वी के तेज प्रताप के पिता समान है वो, बिल्कुल लालू यादव के राइट हैंड माने जाते थे वो। तो आपने ऐश्वर्या को बाहर निकाला, तो आप तो कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर ही परेशान चल रहे हो। तो एक फ्रंट उनके घर के अंदर है, दूसरा फ्रंट है बीजेपी और जेडीयू का। जिस तरीके से आप ये कह लीजिए कि हाँ, जिस तरीके से आप ये कह लीजिए कि वहाँ पे जो खेल चल रहा है म्यूचुअल बेनिफिट वाली की चल रही है चीजें, और हाँ, कहीं ना कहीं वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और मेरे हिसाब से बिहार के लिए भी देखते कैसा रहता है। तीसरा फ्रंट जो सबसे नया फ्रंट खुल के आया वो है जन स्वराज पार्टी का। जन स्वराज पार्टी जो है वो, अगर हम उनके भाषणों को, उनके जो हमारे प्रशांत किशोर हैं उनकी स्ट्रेटजीज को अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे, तो हमें 2 चीजें सिर्फ दिखती है यहाँ पे क्लियर कट। पहला तो वो जब वो गांव देहात के अंदर जाके भाषण देते हैं तो वो सीधा सीधा सवाल करते हैं कि आप जाति के ऊपर वोट कब तक डालते रहेंगे। यानी कि वो जाति के ऊपर वोट कौन डाल रहा है? वो वोटर्स हैं जो या तो आरजेडी के वोटर्स हैं, या आपके चिराग पासवान के वोटर्स हैं जो पहले रामविलास के वोटर्स हुआ करते थे, या फिर आपके जीतन राम मांझी, या फिर इस तरह के छोटे मोटे जो कुशवाहा हैं उनके वोटर्स रहे हों। तो यानी कि वो उन वोटर्स को काटने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब उनसे नेशनल मीडिया सवाल करती है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे आप, इंडस्ट्रीज का कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कि आपकी सरकार आती है तो आप इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, तो वहाँ पे वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि बिहार अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। यानी कि वो बीजेपी या जेडीयू को एक ओपन ग्राउंड दे रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पे उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि भाई बीजेपी या जेडीयू अगले पिछले 15 साल से वहाँ पे गवर्न कर रही है सरकार इनकी, तो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया? वो वहाँ पे वो सीधा सीधा सपोर्ट कर दे रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बिहार तो रेडी ही नहीं है। यानी कि आपने तो वीटो दे दिया उनको। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इससे भी सीधा सीधा दिखता है कि जो जन स्वराज पार्टी है वो जेडीयू या बीजेपी को ना ज्यादा चोट पहुंचाए, वो ज्यादा चोट आरजेडी को पहुंचाती हुई दिखती है। तो ये 3 फ्रंट पे आरजेडी परेशान दिखेगी यहाँ पे। और इससे भी ज्यादा सबसे जो खतरनाक हो सकता है, अगर नहीं हो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा तेजस्वी के लिए। खतरनाक ये हो सकता है कि जिस तरीके से लालू ने तेजस्वी को फुल फ्लेज सामने कर दिया है, पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में दे दी है, और जिस तरीके से हमने पीछे भी देखा था कि जो तेजस्वी है उनका जो उम्र दराज जो नेता है आरजेडी के, जो लालू जी के साथ पार्टी को बनाने में मदद की थी उन्होंने, उनके साथ अनबन उनके साथ नहीं बनती है। जो सीनियर लीडर्स हैं वहाँ के आरजेडी के, वो इस नए चेहरे को अपना लीडर नहीं मानना चाहते, या लगता है कि यार इनकी क्या समझ है, और वो इनके राजनीतिक समझ पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। कई बार इसके ऊपर हमने चर्चा सुनी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। जहाँ यदि नीतीश कुमार की बात करें कि हम उनको एक वाइस प्रेसिडेंट की शायद कुर्सी मिल सकती है, ओवरऑल यदि आप इकोसिस्टम की ओर देखिए तो नीतीश कुमार भी कोई बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट नहीं रहे हैं। पहले एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर वापस लेफ्ट की तरफ, अब वापस एनडीए। तो मतलब वहाँ कहा जाता है ना कि लॉयल्टी इज फ्लूइड एंड अलायंसेज आर टेम्परेरी। ये बिल्कुल फिट बैठता है नीतीश कुमार की राजनीति में। देखिए बिहार में ना एक नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान जी, जिनको राजनीति की इतनी समझ थी कि हमेशा सत्ता पार्टी में होते थे वो
कि वो जिस पार्टी के साथ जाते थे सत्ता उन्हीं की होती थी, या जिस पार्टी की सत्ता होने वाली होती थी वो उसी के साथ चले जाते थे। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जिनकी राजनीतिक समझ ऐसी है कि वो चलती हुई या अच्छी खासी चलती हुई नाव को भी डुबा के वो दूसरे को डुबाने की तरफ वो चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार, और इसलिए भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का की जो सोच होगी बीजेपी को, वो शायद ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बाद एक ऐसा पद है ना जहाँ के बाद आप चलिए अब राजनीति से आपका संन्यास हो गया है, रिजाइन। हाँ, अब आप यू आर आउट ऑफ दिस लीग एंड रेस। तो जो पलटूराम और उलट पलट और लॉयल्टी की जो बात, जो चर्चाएं उनके साथ होती रहती है, उसको एक पूर्ण विराम मिल जाएगा। इसके बाद आप पलट उलट कर ही नहीं सकते हो, चलो भाई आपको हमने एक ऐसा पद दे दिया। तो और ये देने के बाद क्या होता है कि फिर बीजेपी के लिए बिहार का जो पूरा समीकरण है, बिहार की जो इलेक्शन का जो मैदान है, वो पूरा खुल के आ जाता है, जिसके ऊपर लोग फुल फ्लेज बैटिंग कर सकते हैं। जो गुड गवर्नेंस की जो बात काफ़ी सालों से बिहार में प्रॉमिस की जा रही है, कब देखने को मिलेगा गुड गवर्नेंस? और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब देखने को मिलेगा इतना डेवलपमेंट कि जितना बिहार अपने आप में एक सशक्त प्रांत है, चाहे आप खेती की बात करें, लैंड की बात करें, एरिया की बात करें, माइंस की बात करें, मेटलॉजी की बात करें, आर्कियोलॉजी की बात करें, तो टूरिज्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, आपके जितने भी धर्म है सो बिहार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका एक तार बिहार से होकर ही गुजरता है। तो जितना ये सशक्त प्रांत है, इसका सशक्तिकरण कब होगा? देखिए, हम सब पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो पीपल, जनता बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और गवर्नेंस जो होता है ना, मेरे हिसाब से कुछ भी गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस नहीं होता है। गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नेंस इज इन फैक्ट व्हाट यू डिजर्व, मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर जनता जागरूक है, समझदार है, तो वहां पे गवर्नेंस भी समझदार होगी, होना पड़ेगा, प्रिसाइजली बाय डिफॉल्ट होना पड़ेगा आपको। और अगर जनता जागरूक नहीं है तो उनको गवर्नेंस भी वैसा ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, गवर्नेंस इज व्हाट यू डिजर्व। डेफिनेटली जैसा आपको उचित मिलना चाहिए गवर्नेंस, वैसा ही मिलता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड गवर्नेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड गवर्नेंस। अब बिहार के अंदर ये समस्या क्यों है कि ये सवाल उठता है कि भाई गुड गवर्नेंस कब आएगा? वो इसलिए कि जब तक बिहार की जनता जागरूक नहीं होगी, अपने सम्मान को नहीं पहचानेगी, अपनी जो उनका जो इतिहास है, उनका जो फुटप्रिंट जहाँ से वो आते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेगी, तब तक बिहार की स्थिति नहीं बदलने वाली है। मुझे सिल्वर लाइनिंग, या फिर कहते हैं कि एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो जी, वो एक उम्मीद की किरण ये दिखती है कि जिस तरीके से इस बार समीकरण बन रहे हैं वहाँ पे, या जिस तरीके से जो कई सारे जो वोटर्स हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, और जिस तरीके से वो लोग इस बार वोकल दिख रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात होती है इसके ऊपर, कई लोगों से मैंने चर्चा की इसके ऊपर, और वो लोग कहते हैं कि अगर मैं खुद जा पाऊँ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ से लोगों को चैनलाइज कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बदलाव मुझे दिखती है वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जहाँ पे लोग कुछ हद तक आगे आके अब डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में ये होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ। तो ये जब तक इस तरह की डिमांड्स आप रेज नहीं करेंगे, जब तक आपका अधिकार जो है उसको पूछेंगे नहीं, आप बस आपका अधिकार है, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा वाली सिचुएशन में जब तक रहेंगे। आप सिंपली सोचो, एक ट्रेन जिसे अगर 2 बजे आना है ना, वो अगर 4 बजे आती है तो लोग खुश होते हैं, चलो 2 ही घंटे तो लेट हुआ। नो, आपको पूछना है कि 2 बजे क्यों नहीं आई, ये 2 घंटे का डिले क्यों हुआ। आप इस पे संतुष्ट है कि 2 ही घंटे तो लेट हुआ? नहीं, जब तक ये एटीट्यूड रहेगा तब तक वो गवर्नेंस, वो आपका बैड गवर्नेंस चलता रहेगा वहाँ पे। अगेन कमिंग बैक टू धनखड़ जी's health, is it going to be a easy resignation, retired life? He has already resigned. नहीं, मुझे भी लगता है यहाँ पे धनखड़ जी की इनिंग अभी समाप्त नहीं हुई है। धनखड़ जी अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी वो रिटायर्ड हर्ट हुए हैं मेरे हिसाब से। रिटायर्ड हर्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि 2 चीजें इसके पीछे देखनी पड़ेंगी आपको। पहली चीज ये, इनफैक्ट पहली चीज हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
हो सकता है धनखड़ जी उनकी टीम के एक ऐसे बैट्समैन हो जो जिनको कहा जा रहा है कि अभी आप रिटायर्ड हट हो जाओ, हमें एक नया बैट्समैन वहाँ पे उतारना है, इसको टेस्ट करना है कैसा वो खेलता है। तो धनखड़ जी ने चलो भाई मैं बलिदान देता हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो बीजेपी ने कहा कि इसके बदले आपके लिए अच्छा सा एक रखा हुआ है हमने, आप जिस प्रांत से आते हैं उस प्रांत में आपको भेजेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा समीकरण आता है, दूसरा दृष्टिकोण है इसमें धनखड़ जी की तरफ से। अगर हम वहां से देखते हैं तो ये नजर आता है हमें कि जिस तरीके से उनकी नजदीकियां पिछले कुछ महीनों से जो विपक्ष के कुछ लोगों के साथ बनी है, कुछ उनका जो समीकरण जिस तरीके से हुआ था, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो गवर्नमेंट उसको डिले कर रही थी अभी नहीं करना है हमें, उन चीज़ों को ये उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी जिस तरीके से हमने सत्यपाल मलिक को देखा था कि कैसे वो ए टीम से बी टीम से सी टीम घूम के विपक्ष की तरफ चले गए थे, मुझे लगता है वो एक रोल शायद धनखड़, अगर हम धनखड़ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक रोल शायद धनखड़ जी आगे खेलते हुए नजर आएंगे। इनिंग्स तो मेरे हिसाब से सर्दियाँ उनकी समाप्त नहीं हुई है, एक नई इनिंग जरूर खेलेंगे वो। मेरे ख्याल से गवर्नर की पोजीशन में ज़्यादा सेफ लग रही है, अपोजिशन में इस एज में उतरना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए। गवर्नर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट से आप गवर्नर पे तो नहीं जाएंगे मुझे लगता है। अब एक स्टेट के लिए तो वही है करता धरता, यदि अपने स्टेट में जाएंगे तो आप देखते हैं देखते हैं हमारे दर्शक बताएंगे वो किस स्टेट से आते हैं और क्या रोल हो सकता है उनके लिए। चलिए, मज़ेदार रहा ये डिस्कशन। ऐसे और भी डिस्कशंस और न्यूज़ एनालिसिस को लेके हम आते रहेंगे आपके पास। देखते रहिए यो व्यूज़। थैंक यू। थैंक यू।